हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 सेशन के बारे में। ठीक है, जो मेजर डाउट आ रहा है बच्चों का इसके रिगार्डिंग वो ये है कि क्या ये पेपर 2023 में अलग से होगा या फिर हमारा नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2021 में भी एम्स का पेपर जो है वो अलग हुआ था बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए। 2022 में भी अलग से हुआ था। 2022 में बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि नीट के बेसिस पे होगा तो हम नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, सेपरेट तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी उन बच्चों को थोड़ा लग रहा है कि नहीं, अगर हम एक्यूरेट लेवल की तैयारी करते तो शायद हमारे इस बार आराम से हो जाता। 2023 में भी बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहेगा और इसी के कारण उनकी जो तैयारी वो लैग हो सकती है, क्योंकि देखो आपका बीएससी नर्सिंग का लेवल और एम्स का जो पेपर होता है उसके लेवल में और नीट के लेवल में फ़र्क होता है। ठीक है, नीट में आपके थोड़े एडवांस क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको थोड़े से, देखो नीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत आराम से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि नीट की तैयारी करते टाइम पे हम ईजी क्वेश्चन भी करते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी करते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी करते हैं। तो जो ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है वो यहाँ पे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हार्ड लेवल के क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं होगा कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं वीक रहेगा। ठीक है, इसमें आपका रहेगा ना कि भाई अगर हम ईजी मॉडरेट क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है, हम अगर बार बार इस चीज़ को रिवाइज करवा रहे हैं तो। लेकिन अगर हार्ड क्वेश्चन है तो वो हमसे सॉल्व नहीं होता और हमारी डिमोटिवेशन फील होता है, वैसे ही कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अगर हमारा 2023 में टारगेट है कि हमें एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में एक सीट सिक्योर करनी है। ओके, तो आपको नीट बेसिस तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ नीट में देखो, नीट अभी देखो एमसीक्यू बुक की अगर हम बात करें तो एमसीक्यू बुक हमारी जो नीट के बेसिस की ही आती है सारी की सारी। उसमें से आपको ना सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करें। जो हाई ऑर्डर थिंकिंग को क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, उनको आप अभी अवॉइड करें, क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ पे अभी नहीं आते। अगर 30 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ भी रहे हैं तो उन 3-4 क्वेश्चन को लिए बाकी के आपके 26-27 क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं, उनको मजबूती से नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव मार्किंग बनने के चांसेस होते हैं। तो वो आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है कि अभी आपके पास में अगर 12 महीने हैं तो इन 12 महीनों को आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। आप एक देखो, अगर आप इसे ही वो चीज़ अपने माइंड में सेट करके चलोगे कि नहीं मुझे इस एग्जाम को ही क्लियर करना है और मुझे अभी से ही इसको तैयारी करते हुए चलना है, तो ये 12 महीने आप बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ करोगे। और आपको जैसे पर डे 4-6 घंटे की पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं कि 12-13 घंटे पढ़ने की ज़रूरत हो। और अगर आप दिन में 4 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो उस चीज़ को आप रिवाइज करने में बहुत आराम से कर लोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिविजन करने में। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो दिसंबर तक आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। एग्ज़ाम आपका जून से जुलाई में हो जाएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक तक या फिर जून एंड में आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसी के अराउंड आपकी डेट रहती है, तो वो ध्यान में रखना है। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होता है ना, तभी एडमिट कार्ड की डेट भी आ जाती है उसी में। लैंग्वेज पेपर की दोनों मीडियम्स में होती है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों रहते हैं। ठीक है, और हमारा जो कोर्स इसके रिगार्डिंग वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आती है तैयारी करने में, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट हिंदी मीडियम स्टूडेंट को काफ़ी सारी दिक्कत आती है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अभी हमें हिंदी मीडियम कोर्स के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। 2023 के लिए अभी जो एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल अभी अगर फिजिक्स की मैं बात करें 2023 में पेपर जो फिजिक्स का है वो थोड़ा सा हाई लेवल का आया था। बाकी केमिस्ट्री बहुत सही थी, फिर जो बायो थी, बायो आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी से थी। बट अगेन वही चीज़ है ना कि आपका फिजिक्स सिलेक्शन करवाती है और हमें वही अच्छी करनी है। पेपर पैटर्न की बात करें तो देखो पैरामेडिकल के केस में हमारा क्या होता है कि हमारे 90 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम PCB, बी और M, यानी मैथ और बायो में चॉइस होती है। या तो हम बायो अटैम्प्ट कर सकते हैं या फिर हम जो है मैथ अटैम्प्ट कर सकते हैं। नर्सिंग के केस में यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में से वही अगेन 30 क्वेश्चन आपके PCB से होते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे जीके से आते हैं। जीके में मेनली आपका करंट अफेयर और रीजनिंग सेक्शन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, हम सही अगर हमारा एक क्वेश्चन सही है तो उसके लिए हमें 1 मार्क करेक्ट मिलता है, और अगर एक हमारा गलत क्वेश्चन हम करके आते हैं तो हमारे 0.3 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं टोटल स्कोर में से। तो ये चीज़ें मैं काफ़ी पुरानी वीडियो में भी बता चुकी हूँ। बार बार इसी वजह से बताती हूँ कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को पता नहीं होता है और वो नेगेटिव का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, नेगेटिव कंट्रोल करते हुए चलना है, क्योंकि अभी जो पेपर देख के आए हैं बच्चे उनका यही है कि दी हमने नेगेटिव काफ़ी सारे कर दिए, इस वजह से हमारे मार्क्स जो है कम आए हैं। तो नेगेटिव कंट्रोल कब होंगे, जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट उसी पैटर्न पर अटैम्प्ट करोगे, उसी मार्किंग पे अटैम्प्ट करोगे, तो आपके जो नेगेटिव हैं उनका कम होने के चांसेस अपने आप हो जाते हैं। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन आया कि एज लिमिट इसमें क्या होती है, हमारा कोई ऐसी मैक्सिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है कि नहीं होता। 17.5 साल यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट बता रखी है, बट यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट कोई भी डिफाइन नहीं कर रखी है। मोस्टली जो अदर इंस्टीट्यूट होते हैं, कहीं आपका होता है कि 25 साल होती है, कहीं 35 साल भी होती है, तो वो अदर इंस्टीट्यूट का अलग अलग है, बट एम्स में मैक्सिमम एज लिमिट डिफाइन नहीं कर रखी है। ठीक है, अभी बात करते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो प्रिपरेशन में अभी जैसे देखो, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो क्या इनफ है। अगर सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे हो तो देखो बायो में तो इनफ है। इन केस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगेन आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे आपकी मैक्सिमम नंबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, क्योंकि क्या है इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करके आते हैं तो वो आपका नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में जाएगा तो ऑब्वियसली आपके टोटल स्कोर में डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है।
उसके बाद अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लेंगे? अगर आपके नीट की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके जो मार्क्स है वो 400 प्लस या 450 प्लस मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो बहुत आराम से आप इस टेस्ट को आराम से कर लोगे, कोई आपको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी मतलब तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ यही टारगेट है, नीट टारगेट नहीं है या कोई अदर कोर्स टारगेट नहीं है, तो डेफिनेटली आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्स में बेसिकली क्या है, 2021 में हमारे कोर्स से 43 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे और 97 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी सारे बच्चों की इंटरव्यू वीडियोज़ भी आपको जो यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज़ मिलेंगे, आप वो चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। 2022 में अगर हम बात करें, हमारे कोर्स से 63 से 67 क्वेश्चंस आए हैं और 211 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है। 211 में से देखो 211 बच्चों का अभी मतलब सिलेक्शन हो ही जाए ये कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम हो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम एटलीस्ट 150 प्लस बच्चों का मान के चल सकते हैं कि हम आराम से हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनकी थोड़ी रैंक ज़्यादा है बट मेरिट लिस्ट में नाम है, बट यही है कि होगा या नहीं होगा वो थोड़ा सा एक यहाँ पर डाउट क्रिएट करता है। तो हमारे 150 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं इस साल में। हमारा 2023 का टारगेट है अभी, ठीक है। 2023 के लिए हमारे पास में टोटल 12 महीने अवेलेबल हैं। 12 महीने हमारी तैयारी करने के लिए होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होगा, जैसे मैंने आपको बताया। अभी ये जो 12 महीने हैं कोर्स के लिए, यहाँ पे हमारे पास में अच्छा खासा टाइम है, तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे देखो मैं एक स्ट्रेटेजी टाइप डिस्कस करूँगी जो मैं अपने कोर्सेज में फॉलो कर रही हूँ, आपको भी वही फॉलो करनी है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी जो है BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 2023 में हमारे पास में 12 महीने हैं। तो देखो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपके इनिशियल 10 महीने जो होंगे उसमें आपका सिलेबस पूरा करवा दूं और जो लास्ट के 2 महीने हैं उसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी। बट यहाँ पे जो ये 10 महीने हैं इनमें मैं ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस पूरा हो रहा है तो वो आपके माइंड में नहीं जा रहा है। देखो मेरा टारगेट ये है, जैसे हमारी जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स में टोटल 30 चैप्टर होते हैं, तो मेरा टारगेट है कि महीने में मैं आपके 3 चैप्टर कराऊँ। महीने में 3 मतलब कि एक हफ्ते में 1 चैप्टर से भी कम आपको फिजिक्स में करना है। और अगर आप वो एक चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका मतलब बनता जाएगा भाई, 1 वीक है आपके पास में और आप BSc नर्सिंग के ओरिएंटेड क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस बार बार, तो क्या वो चीज़ आपकी सही नहीं जाएगी? क्या आप ऑल इंडिया रैंक 100 में नहीं आ सकते हैं? आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगर ये रहेगा कि नहीं, नीट के लेवल के क्वेश्चन सोल्व करोगे और उसमें कहीं ना कहीं आ रहे हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, सोल्व नहीं हो रहे, तो फिजिक्स वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ देखो, जहाँ से भी पढ़ो लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन आप उठा के और लगा रहे हो। वो एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नीट के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस, नीट की बुक आप फॉलो कर सकते हो, बट उसमें ध्यान में रखें कि आप इजी मॉडरेट क्वेश्चन करें, हाई ऑर्डर के क्वेश्चंस नहीं करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि हमारे 1 मंथ में हम 3 चैप्टर करेंगे, तो वो 3 चैप्टर इतने बढ़िया तरीके से होंगे कि आपके वो 1 महीने में 3 चैप्टर, एटलीस्ट वो 3 चैप्टर टिप्स पे होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे आपकी जो क्लासेस हैं वो चलती हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, यहाँ पे लाइव ओरल टेस्ट होंगे, लाइव क्लासेस होंगी। उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो तुरंत बाद उस चैप्टर की हम लाइव क्लास लेंगे। उस लाइव क्लास में मैं पर्टिकुलर आपसे उस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो भी मैंने प्रीवियस पढ़ाए होंगे या फिर आपको मैंने सोल्व करने के लिए दिए होंगे। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर मैंने आपको कोई बायो का चैप्टर करवाया है या फिर आपने कर लिया उस चैप्टर को, तो मैं उसमें से आपसे जैसे मैंने रैंडम आपसे पूछा नाम लेकर कि भाई इसका आप बताइए कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, सारे के सारे इसमें इसके फीचर बताइए क्या होंगे, इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए। देखिए, जब आप ओरली उस चीज़ को ना अपने माइंड में याद करेंगे तो कहीं ना कहीं वो और अच्छे से वो चीज़ याद रहने लग जाएगी आपको। तो वो एक बहुत बढ़िया, एक तरीके से आपको ये फील आएगा कि आप 12th बोर्ड के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं और एक ट्यूशन टाइप आप कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं कि भाई आपने लेक्चर देखे, आपको खुद ही नोट्स करने हैं, खुद ही टेस्ट का एनालिसिस करना है, खुद ही सारी चीज़ें करनी है। वो एक चीज़ नहीं होगी, आपको एक परफेक्शन वे में तैयारी करने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, 2022 में भी देखो मैंने लाइव ओरल का बोला था, बट हमारे पास में सिर्फ 4 महीने की तैयारी करने के लिए, इस वजह से टाइम बहुत कम था तो मैं नहीं ले पाई लाइव ओरल। बट अभी तो 12 महीने हैं और जैसे मैंने अभी बताया कि हम 1 महीने में 3 चैप्टर करेंगे फिजिक्स के, 4 चैप्टर बायो के होंगे और 3 से 4 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री करेंगे, तो वो चीज़ बहुत आराम से हो जाएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे देखिए अभी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में रहेगा। हिंदी मीडियम में हमारे PDF टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहेंगे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट मतलब आप फ़ोन में उन क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो उसका जो ऑप्शन है उसको सेव करके लास्ट में सारे टेस्ट आपको जो है सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको PDF टेस्ट रहेगा, बट इंग्लिश मीडियम वालों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहेगा। ये एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस रहेगा हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। सैटरडे संडे दोनों का ऑफ होगा। यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, यहाँ पे भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, टेक्स्ट नोट यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको PC फिजिक्स केमिस्ट्री के केस में आपको हैंड नोट्स मिलेंगे और बायो में NCERT हाईलाइट्स में प्रोवाइड करूँगी। उसके बाद यहाँ पे भी क्वेश्चन PDF सेट मिलेंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन PDF सेट मिलेंगे, यहाँ पे भी लाइव ओरल क्लास होगी और यहाँ पे भी लाइव ओरल क्लास होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारा जो बैच है वो 11 जुलाई से शुरू हो गया है। जो मेन क्लासेस हैं आपकी वो 16 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे 11 जुलाई से हम क्या कर रहे हैं, 11th बायो
NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब वो क्यों, क्लासेस तो 16 अगस्त से स्टार्ट होंगी, तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो हमारे पास में, मैंने 16 अगस्त को क्लासेस स्टार्ट करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के 31 या फिर 15 अगस्त तक BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो वो बच्चे उन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, तो वो टाइम उनका बीच में कट होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मतलब देखें तो रेगुलर क्लास नहीं भर पाएंगे उन बच्चों की, इस वजह से मैंने 16 अगस्त का टाइम रखा है। 16 अगस्त तक सारे टेस्ट वेस्ट हो जाएंगे तो वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 अगस्त में अभी क्या होगा, 16 अगस्त से हम क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे। उससे पहले ये टेस्ट कैसे हैं, मतलब क्लासेस के बाद टेस्ट होते हैं ना, क्लासेस से पहले तो कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपके सिर्फ 11th बायो के टेस्ट मैंने रखे हैं 11 जुलाई से, ताकि आप लोगों का बीच में जो ये टाइम है 16 अगस्त, अभी एक महीना है 16 अगस्त में, तो ये जो टाइम है ये वेस्ट ना हो एक तरीके से। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे एक चैप्टर आपने NCERT से पढ़ा, ये लिविंग वर्ल्ड मैंने यहाँ डाला, लिविंग वर्ल्ड आपने NCERT से पढ़ा और उसका मॉक टेस्ट आपने दे दिया, ताकि आपको पता चले कि भाई इस चैप्टर में मेरे को ये पार्ट समझ में नहीं आया, क्लास के टाइम पे मुझे इसमें ध्यान देना है या फिर इसको और अच्छे से स्ट्रॉन्गली करना है। अभी बहुत सारे चैप्टर 11th बायो में ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, और वो याद किससे रहेंगे, रिविजन से। तो अगर आप एक बार यहाँ करके चलोगे ना, तो आप जब आपकी क्लासेस आएंगी तो वो आपके लिए एक रिविजन का काम करेंगी। क्लास के दौरान आप रिवाइज करोगे और क्लास के बाद जब एक बार खुद से उस चीज़ को पढ़ोगे तब वो रिवाइज हो जाएंगे, तो मतलब मैक्सिमम रिविजन आप लोगे ना तो वो बेनिफिशियल रहेगा। तो ये एक प्लानर आप समझ सकते हैं कि 11 जुलाई को इस चीज़ का टेस्ट हुआ था हमारा, 12 को इस चीज़ का हुआ था, 13 को इस चीज़ का हुआ है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो यहाँ पे देखिए 18 को एनिमल टिश्यू है। फिर ये डॉट क्या है, डॉट है बेसिकली, देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया मैंने, सेल कंप्लीट यूनिट, जो हमारी 3rd यूनिट है वो आपकी कंप्लीट यूनिट एक साथ टेस्ट में आएगी। तो यहाँ पे बेसिकली आप ना, आपको फिर दिन मिल रहे हैं आपको 19, 20 और 21, फिर 22 को टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर तीनों जो आप चैप्टर है वो रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, बायोमोलिक्यूल है, और आपका कौन सा है, सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो ये तीनों चैप्टर आपने एक एक करके यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिए और यहाँ पे टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया उसका। ठीक है, तो डॉट का मतलब है जैसे यहाँ पे अगेन डॉट आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन दोनों के टेस्ट हो रहे हैं। तो एक चैप्टर आप यहाँ पढ़ सकते हैं, एक चैप्टर आप यहाँ पढ़ सकते हैं और उसका टेस्ट दे सकते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद में यहाँ पे देखो 15 तारीख तक आपके सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे। 11th बायो मैंने सिर्फ ऐसे करवाई है, आपने देखा होगा मैंने 12th बायो नहीं रखी है क्योंकि 12th बायो में कोई इतना ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं होता है, 11th बायो में कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है। ठीक है, वो मैंने डाल दी। 16 अगस्त से आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने ब्लैंक रखा है, कोई भी ऐसे कोई चैप्टर का नाम नहीं डाला है क्योंकि ये जो चैप्टर का नाम है वो मैं देखो 13 और 14 तारीख को फिल कर दूंगी और 15 को मैं आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगी कि 16 को किस चीज़ की क्लास होगी, 17 को किसकी होगी, 18 को किसकी होगी। ठीक है, मेरा ये है कि मैं 15 या 30 दिनों का आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बना के आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे मंथ्स के यहाँ पे डाले थे कि मैं एक साथ बना दूँगी, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मंथ का हमें प्रिपेयर करना चाहिए और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे कोर्स के रिगार्डिंग बात। अभी बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि हम दी कोर्स कैसे ले सकते हैं या फिर हम कैसे कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले काम आपको करना है, अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने काफ़ी सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका जो है या मेरे क्वेश्चन समझाने का वे है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा माइंड में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर अगर आपको समझ में आता है तो देन आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एट द स्पॉट, क्योंकि देखो व्हाट्सएप पे कई बार होता है कि हम टेक्स्ट में उतना ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं, बट अगर कॉल पे बात हो रही है तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, अच्छा उसके बाद में जैसे देखिए हमारा यहाँ पे मैंने बताया ऊपर कि हम 10 महीने जो हमारे होंगे, 12 महीने टोटल हैं, तो 10 महीने में हम क्या कर लेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एंड जो 2 महीने होंगे उसमें हम रिवीजन कर लेंगे। तो ये 10 महीने में जो आपका कोर्स होगा ना वो आपके टिप्स पे होगा। ठीक है, सो यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने पूछा दीदी चार्ज क्या होंगे, तो चार्ज आपके इसके 1000 रुपीज़ पर मंथ रहेंगे। ठीक है, और देखिए 1000 रुपीज़ पर मंथ मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर हम 12th बोर्ड के रिगार्डिंग की बात कर लें तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए हमारे ट्यूशन चार्जेस 2000 3000 तक होते हैं और यहाँ पे आपको तीनों ही सब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि 1000 रुपीज़ कुछ ज़्यादा है एंड आप पे नहीं कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। ओके, और उसके बाद में देखो अगर आप पर मंथ पे कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा कि आपने जैसे एक मंथ ज्वाइन किया, आपको ये नहीं लग रहा कि भाई नहीं उतना अच्छे से नहीं पढ़ाई हो रही है जितना मैं चाहती हूँ या मैं चाहता था, तो आप डेफिनेटली फिर नेक्स्ट मंथ से उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, आप रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो वो एक चीज़ बेनिफिशियल रहेगी। अभी जैसे 12 मंथ का कोर्स है, अगर आप पर मंथ पे कर रहे हैं तो आपके 12,000 रुपीज़ हो गए हैं। तो अगर आप वन टाइम पे करते हैं तो ये आपका 9000 रुपीज़ इसका चार्ज रहेगा। ठीक है, ओके, वन टाइम पे में आपका 9000 रुपीज़ चार्ज रहेगा। अब कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि दी जो हमें अभी नीट के लिए कोर्स अवेलेबल हो रहे हैं उनका प्राइस 4000 to 5000 है, तो आपका कोर्स का चार्ज इतना ज़्यादा क्यों है। तो कहीं ना कहीं देखो जो वो 4000 या 5000 का कोर्स है वो कितने बच्चे लेते हैं, वो अराउंड 2 से 3 लाख बच्चे लेते हैं, या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5 लाख बच्चे भी ले सकते हैं ना। लेकिन वहाँ से सिलेक्शन कितने होते हैं थोड़ा सा ये आपको सोचना चाहिए। हमारे कोर्स में लास्ट टाइम 348 स्टूडेंट इनरोल्ड थे, जो एम्स का बैच था हमारा, उसमें से 211 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है और जो बाकी बच्चे हैं उनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो भी स्टेट BSc नर्सिंग है उनमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप क्वालिटी देखिए कि हमारा सिर्फ इतना फ्लक्चुएशन आ रहा है और अभी मैंने 100 सीटें फिक्स कर दी हैं कि 100 सीट के बेसिस पे ही
यानी कि 100 सीट हमारी होंगी, 100 बच्चों को ही मैं अब की बार 2023 के लिए टीच करूँगी, जो कोर्स है उनको प्रोवाइड करूँगी। 100 से ज़्यादा बच्चे हम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है कि अभी 90 प्लस बच्चों का सिलेक्शन एटलीस्ट हमारे कोर्स से हो। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी मैटर करती है मेरे लिए भी, ठीक है। तो 90 बच्चों का हमें सिलेक्शन कराना ही कराना है। अब इन 100 बच्चों में से वो 90 बच्चे कौन होंगे, डेफिनेटली ये 100 बच्चे ही डिसाइड करेंगे, राइट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हमारे जो कोर्स है उसमें 41 स्टूडेंट हो चुके हैं, ठीक है। हमारे कोर्स में 41 स्टूडेंट हो चुके हैं। 50 स्टूडेंट होने के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट 50 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, मतलब ये जो 100 सीटें अवेलेबल होंगी, ये एक टेस्ट के थ्रू होंगी। आपको एक टेस्ट देना होगा, उसके बेसिस पे आपकी रैंक आएगी। तो पहले जो 50 बच्चे होंगे उनमें मैं उनको कॉल करूँगी, उनसे पूछूंगी कि भाई आप कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। अगर डेफिनेटली वो पहले 50 बच्चे हुए कि भाई हाँ हम इंटरेस्टेड है, हम कोर्स लेना चाहते हैं, तो उनको कोर्स प्रोवाइड होगा, बाकी बच्चों को नहीं रहेगा फिर, ठीक है। और अगर मान लो पहले 50 बच्चों में से 10 या 20 बच्चों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं ले रहे हैं, तो नेक्स्ट फिर 70 तक हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे कि टेस्ट होगा आपका, और टेस्ट के बेसिस पे नेक्स्ट 50 बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमें थोड़े से लेवल के बच्चे चाहिए ताकि हमारे 100 के 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाएँ, ठीक है। तो ये जो हमारे 41 बच्चे हैं ये तो अभी हो गए हैं, बट 50 बच्चों का हम जो सिलेक्शन है वो टेस्ट के बेसिस पे करेंगे। और अभी तक हमारे सिर्फ 41 बच्चे मतलब इनरोल हुए हैं बैच में, सिर्फ 41 बच्चों ने लिया है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे नीट के लिए वेट कर रहे थे। मुझे पता है नीट का अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी ऐसा गया है कि नहीं अब की बार नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली देखो इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई करो। अगर आप नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी दो इस एग्ज़ाम को। डेली बेसिस पे आपके मॉक टेस्ट होंगे, मंडे टू फ्राइडे आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, और सैटरडे संडे ऑफ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो मंडे टू फ्राइडे आपने जो पढ़ा, जैसे मंडे को जो भी आपने पढ़ा है उसका शाम को टेस्ट दे दिया, फ्राइडे को जो पढ़ा है उसका टेस्ट दे दिया, ट्यूसडे को जो पढ़ा है उसका टेस्ट दे दिया, फिर सैटरडे संडे जो भी पूरे वीक में पढ़ा है, जो भी टेस्ट करे हैं उनका एनालिसिस करो, उनको रिवाइज करो। तो वो चीज़ बेनिफिशियल रहेगी कि 2 दिन में आप पूरे वीक को पिछला को रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप आप लोग मेरी चीज़ें समझ गए होंगे। कोई भी इसके अलावा डाउट है, क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेफिनेटली आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन आपका नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन नहीं होएगा, अगर होता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि 2021 में भी नहीं हुआ, 2022 में भी नहीं हुआ, तो 2023 में भी नहीं होगा, ठीक है।